हेलो गाइस। आज जो है हमारा टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम से तो आप लोग परिचित होंगे, मीन्स लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, अब एक वर्ड आ गया आपको और जुड़ गया, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना। सबसे पहले हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम है क्या। अगर मोमेंटम ऑफ, या यूं कहिए मोमेंट of momentum is angular momentum। यानी कि अगर किसी मोमेंटम में मोमेंट यानी चेंज होगा, मूवमेंट होगा, किस में मोमेंट होगा? मोमेंटम में। ये मोमेंटम कैसा है? लीनियर मोमेंटम। अगर सिंपल मोमेंटम लिखा है तो इसको आप लीनियर मोमेंटम भी कहेंगे। ठीक है ना। लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है? मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ठीक है ना। और इस पार्टिकल का क्या है? मास m है, और ये v वेलोसिटी से मूव कर जाए तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? लीनियर मोमेंटम हो जाएगा m इंटू v। ठीक है ना। अब इस, अगर मान लो कोई, अब हम ऐसे पार्टिकल को कंसीडर कर लें जो यहाँ पर फिक्स है, ये फिक्स पॉइंट है, ये क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है। अब इस फिक्स पॉइंट से r पोजीशन पर कोई पार्टिकल इस तरीके से मूव करने लगे, ठीक है ना। फिक्स पॉइंट से कोई पार्टिकल मूव करने लगे तो इसको और देखिए क्लियर, ऐसे ये फिक्स पॉइंट से, और ये आर पोजीशन है, ये फिक्स पॉइंट है, और इस फिक्स पॉइंट के अबाउट ये v वेलोसिटी से पार्टिकल। अब m मास का पार्टिकल, m मास का पार्टिकल होगा तो उसका मास भी होगा, और उसका जब मास होगा उसमें वेलोसिटी होगी तो क्या होगा? मोमेंटम भी होगा। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? m इंटू वी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम, यानी मोमेंटम और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी इसी डायरेक्शन में निकल है, क्योंकि वेक्टर वो क्वांटिटी है तो पी भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप देखिए ये आर पोजीशन से v वेलोसिटी से कोई पार्टिकल किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ना, तो उस केस में मोमेंटम ये लीनियर है। अब इन दोनों का क्या आ जाएगा? j या l। एंगुलर मोमेंटम को J और L से रिप्रेजेंट करते हैं, और किससे लिखेंगे? R क्रॉस P। तो देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड, यहाँ पर लिख सकते हैं इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। R क्रॉस P इक्वल टू J या L, दोनों किसी एक से, कुछ बुक्स में L रिप्रेजेंट किया, कुछ बुक्स में J से रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है। तो ये जो वैल्यू निकल कर आई इसको हम क्या नाम देंगे? एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है। दूसरी अगर हम डेफिनेशन की बात करें जनरल, तो ये है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ फिक्स पॉइंट। देखिए ये फिक्स पॉइंट है, चाहे हम ये बात करें, ये सर्कुलर पाथ की बात करें, सर्कुलर पाथ में कोई एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो अबाउट अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट ले लीजिए, फिक्स पॉइंट के अराउंड ये पार्टिकल मूव कर रहा है, इज एक्सप्रेस्ड एज मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम अबाउट दैट पॉइंट इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम। तो इसको हम नाम क्या देंगे? एंगुलर मोमेंटम नाम देंगे। क्लियर है। और ये कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक। अब यहाँ एक और चीज नोट करिए, ये आर और ये पी दोनों कैसे दिए हमें? वेक्टर क्वांटिटी, और इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब है कि इसका ही कोई ना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन हो। पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से एक स्क्रू गेज का लॉ ले सकते हैं। जैसे ये देखिए स्क्रू आगे बढ़ता है, इस अगर हम पेचकस से किसी स्क्रू को टाइट करते हैं तो देखिए ये हुआ डायरेक्शन, ये मूवमेंट हुआ, तो अंगूठा थंब जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में ये जे को रिप्रेजेंट करेगा। अब दूसरे तरीके से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लीजिए ये क्या है? आर है, ये क्या है? पी दिया हुआ है, इसमें एंगल ये क्या है? थीटा है, ये पी दिया हुआ है। ठीक। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा? पी कॉस थीटा, यानी ये कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये कैसा होगा? पी साइन थीटा। ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है? ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो इसका मतलब ये आ गया यहाँ पर आर और ये परपेंडिकुलर, तो यह आर क्रॉस
P आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे R क्रॉस P साइन थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये J आ गया। अब इसको अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखें तो ये तो हमने वेक्टर फॉर्म लिखा, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखें, इसका किस फॉर्म में लिखें, मैग्नीट्यूड फॉर्म में। J इक्वल टू R क्रॉस P, ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया, ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर हम लिखें, मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में जे पी आर पी यानी आर पी लिख दीजिए। हाँ एक बात ध्यान रखिए, पी क्रॉस आर मत लिखिए वरना मीनिंग्स चेंज हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। और अगर हम आर क्रॉस पी को ऐसे साइन थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हो गया। इसको और हम डिस्क्राइब कर सकते हैं किस तरीके से, तो एक तो वेक्टर फॉर्म हो गया, स्केलर फॉर्म हो गया। अब इसको अगर हम J इक्वल टू आर, P की जगह हम क्या लिख दें, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यानी P की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसी वेक्टर फॉर्म में अगर सॉल्व करें इसको ऐसे, तो चलिए वेक्टर मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकाल लेते हैं। P की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम वी, क्यों, P इक्वल टू क्या होता है, एम वी, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू इसका लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे m इंटू वी, ठीक है ना। अब ये m इंटू वी कर दिया, m को इधर कर दीजिए, r को ऐसे, v को क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा r ओमेगा। अब ये क्या हो जाएगा, ओमेगा आर स्क्वायर हो जाएगा, और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टी। तो इसको हम एम आर क्रॉस डी थीटा बाई डी टी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा डॉट, यानी डिफरेंशियल फॉर्म में इस तरीके से मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन अगर दिखाएं तो एम आर स्क्वायर थीटा डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जे निकल कर आ गया। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख रखा है किसके अबाउट आज एंगुलर मोमेंटम जो हम स्टडी करने वाले थे, उसमें ये था कि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर और मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो ये देखिए मैंने एंगुलर मोमेंटम लिखा है यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें कि मान लीजिए एक पॉइंट है, ये आर पोजीशन वेक्टर है, और ये मान लीजिए पी लिखा हुआ है, और ये थीटा हो जाएगा, तो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा पी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा। तो ये आ जाएगा आर क्रॉस पी साइन थीटा। तो ये जो है इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म हो गया, ठीक है। अगर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये वैल्यू आर पी के इक्वल हो जाएगी। अब देखिए जे इक्वल टू क्या होता है, आर एम वी, वी इक्वल टू क्या आता है, पी इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू वी, ये लिख दिया हम। वी इक्वल टू आर ओमेगा, ये पुट कर दिया। डी थीटा बाई डी टी ओमेगा के इक्वल होता है, थीटा डी थीटा बाई डी टी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख दिया, क्लियर। अब अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एम आर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। अब इसके बाद देखिए, अगर हम, ये था एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की हम दो डिफिनेशन दे सकते हैं। एक हमने अभी लिखी थी, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ये इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। दूसरी डिफिनेशन आप ये लिख सकते हैं, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस्ड, या आप इसकी जगह डिफाइंड लिख सकते हैं एज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम अबाउट दैट पॉइंट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो इस तरीके से आप ये डिफिनेशन जर्नल लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक और, देखिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। जब हम सिस्टम की बात करेंगे तो ये बोलेंगे कि ये बॉडी जो है मैनी पार्टिकलों से मिलकर बनी हुई है। सपोज करिए ये एक बॉडी है, और यहां से ये मान लीजिए ये ऐसे इस
इसके अबाउट रोटेट कर रही है, इसके अबाउट ये रोटेट ओमेगा एंगल से कर रही है। क्लियर है? अब देखिए यहां से ये ओरिजिन पॉइंट है, ये हमने m1 पार्टिकल मान लिया और इसकी पोजीशन कितनी है, r1 है। एक हमने पार्टिकल और ले लिया, ये m2 ले लिया, इसकी पोजीशन r2 ले लीजिए। इसी तरीके से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, m3 पार्टिकल की m3 हो जाएगी। और अगर हम n पार्टिकल की बात करें, यानी mn की पार्टिकल की बात करें, तो rn हो जाएगी पोजीशन। क्लियर? तो यहां से O के अबाउट, क्योंकि O के अबाउट है यानी एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। अगर क्लॉक ऐसे रोटेट हो रहा है तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा, और अगर ये ऐसे रोटेट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। क्लियर है? क्लॉकवाइज अगर हो रहा है, देखिए ये क्लॉकवाइज होता है, ये क्लॉकवाइज है तो इनसाइड हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, आप अपनी घड़ी से देख लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो इनसाइड, मतलब यहाँ पर वॉच ऐसे रोटेट कर, तो ये देखिए इनसाइड हो गया, और ये क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। क्लियर है? तो अब जब हम इस बॉडी की बात करें, बॉडी मीन्स सिस्टम, तो मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज, क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर इस पार्टिकल की जब हम बात करेंगे, इस पार्टिकल का मोमेंटम क्या हो जाएगा, p1 हो जाएगा। तो देखिए हम फर्स्ट पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो एंगुलर मोमेंटम डायरेक्ट लिख लीजिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल m1। अब m1 पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए j1 लिख देंगे। तो देखिए फार्मूला वैसे देखिए क्या निकाला था अभी हमने, j इक्वल टू क्या लिखा था, मैग्नीट्यूड फॉर्म की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड में rp हो जाएगा, r1 हो जाएगा, पार्टिकल देखिए ये फर्स्ट पार्टिकल, और p इक्वल टू p1 r1, p1 कितना हो जाएगा, m1 v1, और ये हो जाएगा m, और m1 की जगह तो m1 लिखा रहने दीजिए, v1 की जगह क्या लिख दिए, r1 ओमेगा के फॉर्म में लिख दिए। तो ये क्या हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, ये मैग्नीट्यूड होता है। तो j1 यानी फर्स्ट पार्टिकल के लिए m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए। इसी तरीके से अगर हम m2 पार्टिकल के लिए निकाल दें, तो इसको यहाँ पर ऐसे लिखो तो ईजी रहेगा, कितना हो जाएगा, इज j1 इक्वल टू हो जाएगा m1 r1, और ये क्या हो जाएगा, r1 स्क्वायर ओमेगा। इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल m2 के लिए निकालें, तो j2 इक्वल टू हो जाएगा m2 r2 स्क्वायर ओमेगा। इसी तरीके से सिमिलर अन थर्ड, यानी कि किसके पार्टिकल के लिए हम निकालें, mn पार्टिकल के लिए निकालें, तो jn इक्वल टू हो जाएगा mn rn स्क्वायर ओमेगा। ठीक है ना? तो नेट एंगुलर मोमेंटम होल सिस्टम यानी होल बॉडी के लिए, तो नेट एंगुलर मोमेंटम किसके लिए हम बात कर रहे हैं, होल सिस्टम के लिए, होल सिस्टम के लिए। तो होल सिस्टम के लिए क्या आ जाएगा, यहां पर होल सिस्टम के लिए आ जाएगा J इक्वल टू J1 प्लस J2 JN लिख दीजिए। ठीक है ना? ये पूरे होल सिस्टम के लिए देखिए, ये J1 J2 J3 ये लिखा है, J1 के लिए ये वैल्यू, J2 के लिए ये है, JN के लिए वैल्यू ये। तो आप टोटल क्या आ जाएगा यहाँ पर, J इक्वल टू J1 की वैल्यू क्या आ रही है, m1 r1 स्क्वायर, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, फिर m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, J3 की जगह क्या आ जाएगा, m3 r3 या 2 लिख दीजिए स्क्वायर ओमेगा। ठीक है ना, डेट सो ऑन। ठीक है ना? अब यहां पर देखिए ओमेगा सब में कॉमन हो जाएगा, तो m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर, सो तो अब ये कितना आ जाएगा, पूरा टोटल m1 r1 m2 r2 टोटल ये निकलकर ओमेगा के इक्वल आ जाएगा, है ना? अब देखिए यहां पर फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी,
समेशन, इसको क्या लिखते हैं हम, एम आर स्क्वायर से, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डिफिनेशन तो यही होती है ना, मास इनटू एन पोजीशन, जो वहां से डिस्टेंस होती है। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या हो जाता है, मान लीजिए ये मास है और ये पोजीशन है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट एम इंटू आर स्क्वायर का प्रोडक्ट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जब बहुत सारे पार्टिकल की स्टडी करते हैं तो यहाँ क्या लगा देते हैं, समेशन लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा समेशन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इक्वल टू 1 से एन पार्टिकल, ये आई आर आई, और क्लियर लिख दें, एम आई आर आई स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा के, और ये किसके होता है, आई के। तो ये एक सिस्टम के लिए है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए है, सिस्टम के लिए। और अगर हम सिमिलर टू इसकी स्टडी करें, सिमिलर टू स्टडी करें तो देखो लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के लिए अगर हम बोले P इक्वल टू एम इंटू वी, तो देखो v है यहाँ पर, ये ओमेगा है, यानी ये कैसी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। ये वेलोसिटी कैसी, एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। m क्या है, यहाँ पे मास है, और ये m जो है यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है m की तरह लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से j इक्वल टू क्या है यहाँ पर, एंगुलर। अब अगर इसको ऐसे लिखें तो आई, ये वेक्टर फॉर्म ये हो जाएगा, इसका वेक्टर फॉर्म ये, इसका वेक्टर फॉर्म ये, तो इसको आप वेक्टर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन टॉर्क, टॉर्क किसे कहते हैं, कपल फोर्स के, हाँ, जहां पर कपल फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है वहां पर टॉर्क यूज हो, टॉर्क फोर्स एंड, टॉर्क फोर्स भी आप कह सकते हैं इसको, टॉर्क फोर्स, और एंड रेट चेंज द एंगुलर मोमेंटम, हमने शॉर्ट में लिखा है एंगुलर मोमेंटम, रेट चेंज द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। आप देखिए कैसे शुरू करेंगे, J इक्वल टू, अभी हमने क्या लिखा था, R क्रॉस P, इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए, क्लियर। अब इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू T, तो डिफरेंशिएट with respect to t, ये अब आप देखिए d j बाई डी टी कर दीजिए यहाँ पर, ये देखिए। और यहाँ ध्यान रखिएगा जैसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, फिजिक्स का है। तो देखिए कैसे, यहाँ पर r ऐसे लिखा, क्रॉस डी पी अपॉन डी टी प्लस P, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका R का डिफरेंशिएट करेंगे, पोजीशन का डिफरेंशिएट करेंगे। मैथमेटिकल में कैसे करते थे डिफरेंशिएट, ए बी लिखा होता था डी बाई डी टी, तो आपने क्या किया, ए किया डी बी अपॉन डी टी, प्लस क्या लिख देते थे, फिर लिख देते थे बी, ऐसे कर देते डी ए अपॉन डी टी। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये वेक्टर कैलकुलेशन है, जो जहां पर रखा है पोजीशन उसकी वैसे रहेगी। ये नहीं कि यहाँ बी देखो यहाँ आ गया, ए यहाँ, ऐसा नहीं होगा, पोजीशन नहीं चेंज करे, जो जहां जैसा रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना होगा। अगर आपने ये इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो यानी साइन चेंज करिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, जो जिस पोजीशन पे उसी के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। डी जे अपॉन डी टी इक्वल टू आर क्रॉस, और रेट चेंज द मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, फोर्स के, रेट चेंज द मोमेंटम इक्वल टू फोर्स के, प्लस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू वी हो जाएगा। पी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम इंटू वी से करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आर क्रॉस एफ, और ये देखिए एम तो स्केलर क्वांटिटी, इसको ऐसे कर दीजिए वी क्रॉस वी। अब देखिए वी क्रॉस वी यानी ए क्रॉस ए वेक्टर, तो जीरो, आई क्रॉस आई इक्वल टू जीरो, यानी वी क्रॉस वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो जाएगा। सिमिलर इसी के अकॉर्डिंग, तो वी क्रॉस इक्वल टू जीरो, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दिए। अब आर क्रॉस एफ को हम किससे डिनोट करते हैं, टॉर्क से, यानी टाउ से, ये, और ये जीरो हो जाएगा। तो ये रिलेशन आ गया डी जे अपॉन डी टी, डी जे अपॉन टाउ के बराबर है ना, डी जे अपॉन डी टी, यानी रेट चेंज द एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड
टॉर्क, यानी रेट चेंज द मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क, यानी इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो फाइनली हम इसको जीरो ना लिखें यहाँ पे, या ऐसे ऐसे टॉर्क ही लिख लीजिए, ये आगे। क्लियर है? तो रिजल्ट क्या निकल कर आया, डी जे अपॉन डी टी इक्वल टू टॉर्क, एक ही आ गया। अब हमने देखिए लास्ट में क्या लिख रखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी फाइनल पॉइंट क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कैसे निकालेंगे। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या होगा कि ये जो रिलेशन मैंने अभी निकाला था, डी जे या डी एल, जो भी आप लिखना चाहें, अगर कंफ्यूज ना होइएगा। एंगुलर मोमेंटम को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जे से भी डिनोट करते हैं, एल से भी, इक्वल टू टाउ, हमने ये निकाल लिया। ठीक है ना? तो डी जे अपॉन डी टी इक्वल टू टाउ हो गया। और टाउ कैसा है, एक फोर्स है, और कैसा है, कपल्ड फोर्स है, और ये एक्सटर्नल फोर्स भी कहलाता है। जैसे लीनियर मोमेंटम में डेल पी बाई डी टी, यानी डी पी बाई डी टी इक्वल टू एफ, और ये कैसा होता है, एक्सटर्नल फोर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्सटर्नल फोर्स है कि नहीं है, यानी लीनियर फोर्स के लिए वर्क कर रहा है। अगर ये जीरो हो जाता तो एंगुलर मोमेंट लीनियर मोमेंटम कैसा होता, कंजर्व होता। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स यानी कोई फोर्स एक्ट ही नहीं है, यानी बॉडी के ऊपर या पार्टिकलों के ऊपर नो फोर्स एक्ट, अगर टॉर्क फोर्स नहीं एक्ट है, यानी कि नो एक्ट टॉर्क फोर्स, तो अगर ये टॉर्क फोर्स नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, टॉर्क फोर्स नहीं है, नो एक्ट, तो इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा, टॉर्क फोर्स जीरो हो जाएगा, यानी टाउ इक्वल टू जीरो, या जीरो भर दिए तो डी जे अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो, डी जे जीरो डी टी, ऐसे कर दीजिए यहाँ मल्टीप्लाई। इंटीग्रेशन ले, जब इंटीग्रेशन लेते हो तो यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा, जब ये इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब देखिए डी जे का इंटीग्रेशन क्या, ये आ गया, ये जीरो है, ये कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर मोमेंटम कैसा है, कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम कैसा है, कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है ना? तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये इसको हम हेडिंग दे सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना? तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा।